नो बेसिक के इस चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण का दूसरा पार्ट देखेंगे और ये अंतिम पार्ट भी होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले पार्ट को कवर किया था जिसमें HRA और HSRA के बारे में जान चुके थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबों के बारे में जाना था। आज हम दूसरे चरण के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कि बंगाल में किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया और उसके अगुवा जो नेता थे वो कौन थे और कौन सी संगठन थी जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी को जानने और समझने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अपना अलग महत्व है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि हमारे इतिहास में उन नायकों को उतनी जगह नहीं दिया गया जितने कि अन्य लोगों को दिया गया। जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य जो नेता जिनके नाम आप जानते हैं या किताबों में अधिक आप पढ़ते हैं, उनको तो जगह दी गई, लेकिन उन नायकों को उतना जगह नहीं दिया गया जितना जिसके कि वो हकदार थे। उनका योगदान किसी भी तरीके से कम नहीं था। या यूं कह लें कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसके लिए अंग्रेज मजबूर हुए। वो बातचीत करने के लिए मजबूर होते थे और जो नरमपंथी नेता थे महात्मा गांधी की अगुवाई में या कांग्रेस संस्था जो थी वो अंग्रेजों के साथ बातचीत करती थी और आगे का एक रास्ता निकालती थी। तो एक जो बेसिक प्लेटफॉर्म जो देने का काम किया वो मुख्य रूप से क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। नहीं तो भारत को इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलती। सिर्फ गांधीवादी विचारों से लड़कर अंग्रेजी सत्ता यहाँ से समाप्त नहीं की जा सकती थी। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से संगठन हैं। तो बंगाल शुरू से ही एक गढ़ रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का, और जहां तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात है तो इसमें से दो जो संगठन है जिसके बारे में पहले चरण में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें दो संगठन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो संगठन थे अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी। इन दो संगठनों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था और फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाले व्यक्ति में उनका नाम आता है। तो इसी प्रकार से कई और भी घटनाओं को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब जब भारतीय परिदृश्य में महात्मा गांधी का उदय होता है तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक तरीके से थम सा जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड में वो काम अभी भी कर रहे थे और एक वर्ग ऐसा तैयार कर रहे थे जो कि सशस्त्र विद्रोह या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा को आगे बढ़ा रहे थे। तो एक ऐसा वर्ग तैयार करने का काम ये संगठन अभी भी कर रहे थे। बंगाल में कुछ और भी संगठन अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से दो नाम प्रमुख हैं। पहला जो है वो है बंगाल वॉलेंटियर पार्टी। इसी को बंगाल सेवक संघ भी कहा जाता है। हेमचंद्र घोष और लीला घोष स्थापित करने वाले सदस्य होते हैं इसके। और दूसरी संस्था थी श्री संघ संस्था, और इसकी स्थापना अनिल राय ने की थी। तो बंगाल में ये स्थिति थी। अब अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी और ये दोनों संस्थाएं क्या करती है, ऐसे तो बहुत सारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां नज़र में नहीं आई, लेकिन लोगों में वो एक राष्ट्रवाद की भावना, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर वो घूमते हैं, पंपलेट बांटते हैं, लोगों में क्रांतिकारी विचारों का संचार करते हैं। और इनका विचार मुख्य रूप से एक कह लें तो मार्क्सवाद पे भी निर्भर था, या लेनिनवाद कह लें। मार्क्सवाद तो बहुत बाद में आता है। लेनिनवाद के से प्रभावित था और उसी रास्ते पर चलकर ये क्रांति लाना चाहते थे।
भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, अंग्रेजी सत्ता को खत्म करना चाहते थे। तो उसके लिए ये एक जन जागृति चलाते हैं। उसके लिए क्रांतिकारी साहित्य लिखा जाता है, उसे बांटा जाता है। जैसे कि अनुशीलन समिति का आप देखेंगे तो उसका मुख्य नारा था, वो था खून के बदले खून। और युगांतर पार्टी की बात करें तो 22 साल में इसने एक सभा में कहा था कि भारत को आज़ाद कराने के लिए या अंग्रेजी जो यहाँ पे हुकूमत चल रही है उसके द्वारा जो यहाँ पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है भारतीयों के साथ में, भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, तो इसका इलाज भारतीयों के पास ही है। इसके लिए 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथ को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये था कि 30 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी, तो 30 करोड़ जनसंख्या मतलब कुल 60 करोड़ हाथ हुए। तो उन 60 करोड़ हाथों को अंग्रेजों के विरुद्ध उठाना पड़ेगा, यानी कि हिंसक कार्रवाई करनी होगी। तो इसका इलाज तो भारतीयों के पास ही है, ऐसा उनका मानना था और ये उनकी सोच थी। युगांतर पार्टी को 22 साल का वो सम्मेलन काफी ज्यादा चर्चित भी है, जिसमें काफी क्रांतिकारी भाषण दिया गया था। तो इसी तरीके के भाषण ये क्रांतिकारी नेता लोग दिया करते हैं, गांव गांव शहर शहर घूमकर जन जागृति वो पैदा करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि कई सारी हिंसक घटनाएं होती है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका कि हमारे इतिहास की किताबों में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन स्थिति एक ऐसी बन गई थी, एक अंग्रेजों में ऐसा डर समा गया था कि वो भी अब भारतीयों से डरने लगे थे, क्रांतिकारियों से डरने लगे थे। और जन जागृति या देश प्रेम की भावना भी लोगों में इस तरीके से जगी थी, राष्ट्रवाद की भावना भी इस तरीके से जग गई थी कि कई सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो हैं वो अपने बॉस या अर्थात जो उनके अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनके कई हुक्मों का वो पालन नहीं करते हैं। कई जगह में ये देखा गया कि पुलिस अधिकारी ने पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन वो आदेश मानने से पुलिस कर्मियों ने इनकार कर दिया। तो इसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजी शासन कमजोर पड़ने लगी, उनका प्रशासन पे नियंत्रण कम होने लगा और यहाँ पे शासन चलाना उनको मुश्किल हुआ। तो ये क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी देन थी कि जब कोई भी अगर काम होता है तो ग्राउंड पे काम करने वाले छोटे तबके के लोग होते हैं। कोई भी नौकरी में आप देखते होंगे कि जो नीचे के जो वर्कर होते हैं या क्लर्क टाइप के जो लोग होते हैं उन सबों पे कोई भी काम का इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन की मुख्य भूमिका होती है। तो जब वो वर्ग अपने ऑफिसर्स लोगों के, अपने सीनियर्स के आदेश को मानने से इनकार करने लगा तो प्रशासन को चलाना और संभालना दोनों ही काम बड़े मुश्किल होने लगे। तो यही कारण था कि अंग्रेजी सत्ता, आप देखेंगे कि हमेशा एक वार्ता के टेबल पे बैठती है और वो वार्तालाप किसके साथ होती है, तो मुख्य धारा की जो पार्टी थी, खास करके कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख थी। इसके अलावा भी कई राजनीतिक पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बाद में किसान संगठन कई बनते हैं, मजदूर संगठन आते हैं। मजदूर संगठनों का भी एक अपना योगदान है, उसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद किसान से संगठन है, उसका आंदोलन चला। तो अंग्रेजी शासन या सत्ता कह लें तो पंगु बनने लगी थी। तो आज हम क्रांतिकारियों के बंगाल में क्या क्या काम हुए उनको हम देखते हैं। तो ये 3 संगठन बने। 1925 में क्या होता है कि कांग्रेस के या CR दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास,
बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। वो भी अनुशीलन समिति युगांतर पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। बाद के समय में असहयोग आंदोलन को जब समाप्त किया जाता है तो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और संवैधानिक तरीके से एक संघर्ष को जारी रखते हैं। तो 1925 में सीआर दास की मृत्यु होती है। जब सीआर दास की मृत्यु होती है तो बंगाल कांग्रेस दो भागों में बढ़ता है। एक गुट का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व करते हैं जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनका समर्थन करती है युगांतर पार्टी और जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का वाले गुट का समर्थन करती है अनुशीलन समिति। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि शुरू में तो अनुशीलन समिति ही बनी थी और बाद में क्या हुआ था कि अनुशीलन समिति के सदस्यों के बीच में भी संघर्ष को लेकर, संघर्ष के तरीके को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिससे कि एक और शाखा बनी थी युगांतर पार्टी के रूप में। तो अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी ये दोनों अलग अलग तरीके से अपनी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन शीर्ष लेवल पर दोनों का अभी भी एकता थी, दोनों पार्टियों में एकता थी। लेकिन जब यहाँ का नेतृत्व दो भागों में बंटता है बंगाल का, तो एक गुट का युगांतर पार्टी समर्थन करती है और दूसरे का अनुशीलन समिति। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे विस्तार से। उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां रही वो मुख्य रूप से भारत के बाहर ज्यादा रही हैं, भारत के अंदर कम रही है, क्योंकि भारत में वो ज्यादातर समय जब वो रहे तो कांग्रेस से जुड़ कर रहे और जब वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद भारत से बाहर जाते हैं और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत से बाहर अंजाम देते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता के बारे में करेंगे। तो इनके बारे में बतलाऊं कि ये कांग्रेस के एक नेता थे, स्वराज पार्टी से भी जुड़े हुए थे। जब सीआर दास की मृत्यु होती है तो स्वराज पार्टी का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में आता है और बाद में बंगाल कांग्रेस का भी नेतृत्व इन्हें सौंपा जाता है। ये एक बहुत बड़े वकील थे, वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात नेली ग्रे से होती है और बाद में दोनों की शादी हो जाती है और नेली ग्रे का ही नाम जो है वो बाद में बदलकर हो जाता है नेली सेन गुप्ता। और वही नेली सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्षता करती है 1933 के कांग्रेस अधिवेशन में। कलकत्ता में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता नेली सेन गुप्ता करती है। तो जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जो होते हैं वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता होते हैं। वो क्रांतिकारी बंदूक, पिस्तौल और बम फेंकने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने विचारों से वो क्रांति फैलाते हैं। जिस तरीके से तिलक महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर आते हैं, कुछ वैसा ही काम जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता करते हैं। वो भी गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर क्रांति का प्रचार करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को जागृत करते हैं, उन्हें बलिदान करने, त्याग करने, हिंसक संघर्ष करने को वो उकसाते हैं लोगों में और इस तरीके से वो जागृति लाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि बंगाल में कई घटनाएं घटती हैं, कई हमले होते हैं, सरकारी मशीनरी पे हमला होता है, पुलिस कर्मियों पे हमले होते हैं। तो इस तरीके से कई हमला होता है। बर्मा का जब विभाजन किया जाता है तो उसके विरुद्ध इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और बाद में स्थिति ये हो जाती है कि ये इनकी गतिविधियां इतनी ज़्यादा सक्रिय थी, ये इतने ज़्यादा सक्रिय रूप से शामिल थे क्रांतिकारी गतिविधियों में कि 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो गिरफ्तारी होती है पूना से। और पूना से इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है वर्तमान के झारखंड के रांची जेल में। तो रांची जेल में इनको जब रखा जाता है तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। 1933 ईस्वी में जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता की मृत्यु होती है और उसी साल उनकी पत्नी नेली सेन गुप्ता
कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में होता है उसकी वो अध्यक्षता करती हैं। तो ये जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता के बारे में कुछ बातें हुई जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं बंगाल में। उस समय एक बहुत बड़ी संस्था उभर कर आई थी जिसका नाम था IRA, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1930 में होती है और संस्थापक होते हैं सूर्य सेन। सूर्य सेन को मास्टर दा भी कहा जाता है क्योंकि ये एक शिक्षक थे। और महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। और भाग लेने के बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी ने बहिष्कार का आंदोलन किया था तो इन्होंने अपने शिक्षक की नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल में ये पढ़ाने लगे थे। तो इसी कारण से ये शिक्षक थे, उसी कारण से इन्हें लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं। इन्होंने जो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की उसमें करीब 500 सक्रिय सदस्य थे और इनके द्वारा, इस संगठन के द्वारा अंजाम दिया गया एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, उसी केस को हम डिस्कस करेंगे और वो है चटगांव शस्त्रागार लूट। इसी को चटगांव आर्मरी रेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये घटना हुई थी, इस घटना को अंजाम दिया गया था 12 अप्रैल 1930 ईस्वी में। इसके पीछे के कारणों को हम जानते हैं। तो मास्टर दा ने एक प्लानिंग किया था। उनके मन में विचार था कि भारतीय जो हैं अंग्रेजों के साथ में लड़ रहे हैं लेकिन उनके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। लड़ने की शक्ति क्यों नहीं है? तो भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है। पुराने औजार तलवार भाला या जो परंपरागत अस्त्र शस्त्र होते हैं, लाठी डंडों का ज्यादा उपयोग हो रहा था और बंदूक, पिस्तौल, बम, इन सब चीजों का प्रयोग कम किया जा रहा था क्योंकि इनका अभाव था भारतीयों के पास में। और अंग्रेजों के पास ये सब सारी चीजें थी। तो अंग्रेजों के शस्त्रागार थे जहां पे कि अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, गोला बारूद रखे जाते थे। तो बंगाल में मुख्य रूप से 3 ऐसे शस्त्रागार थे। एक था चटगांव में, दूसरा था बारिसाल में और तीसरा मेमन सिंह में था। तो सूर्य सेन एक प्लानिंग करते हैं कि इन तीनों शस्त्रागारों पर अगर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए हम हमला करके, तो अंग्रेजों को अस्त्र शस्त्र नहीं मिल पाएगा। इससे वो भारतीय क्रांतिकारियों के गतिविधियों को दबा नहीं पाएंगे, उनको दबाने में असुविधा होगी। अस्त्र शस्त्र ही नहीं रहेगा तो फिर किस तरीके से वो भारतीयों की गतिविधियों को रोक पाएंगे? यही उनकी सोच थी। इसी सोच के तहत वो प्लानिंग करते हैं कि वो तीनों शस्त्रागारों को लूटेंगे और इसी की प्लानिंग बनती है और उसी के तहत चटगांव आर्मरी रेड घटना को अंजाम दिया जाता है। इसको फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया जाता है। प्लान बनाया जाता है कि जितने भी आदमी हैं उनको 4 टुकड़ियों में पहले बांटा जाता है। एक टुकड़ी को काम दिया जाता है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसको काट दिया जाएगा, अर्थात शस्त्रागार से जो भी संचार के जो साधन या माध्यम है उनको कट कर दिया जाएगा। तो एक टुकड़ी जो बनाई गई उसको जिम्मा दिया गया कि वो टेलीफोन के जितने कनेक्शन है चटगांव के शस्त्रागार से जुड़े हुए हैं उसको काट दिया जाएगा। दूसरी टुकड़ी को जिम्मेवारी दी गई कि जो तार से जुड़ा हुआ है शस्त्रागार संचार व्यवस्था, तो उसको नष्ट किया जाएगा। तीसरी टुकड़ी जो है उसको नाकेबंदी की जिम्मेवारी दी जाती है कि अगर ये घटना को जब अंजाम दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी सेना या पुलिस बदले में कार्रवाई करेगी। तो जब वो पुलिस जब आएगी तो उसको आने नहीं देना है, उसको रोक कर रखना है, अर्थात क्षेत्र को नाकेबंदी कर देना है। और चौथी टुकड़ी जो बनाई गई थी वो था कि वो डायरेक्ट हमला करेगी शस्त्रागार पे और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी। तो इस प्रकार से पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है।
65 लोग हमला करते हैं शस्त्रागार पे, उसमें कई महिलाएं भी होती हैं, और 65 लोग हमला करके शस्त्रागार पर पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये चटगांव को चारों ओर से घेर लेते हैं। सूर्यसेन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि चटगांव जो शहर है उसके आसपास में बहुत सारी पहाड़ी चोटियां हैं, जंगल हैं, तो उन जंगलों में IRA के सदस्य होते हैं हथियारों के साथ में, और वो एक तरीके से पूरे चटगांव शहर को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई जाती है कि अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी पुलिस अगर अंदर घुसने का प्रयास करे तो उस पर ये जंगलों से निकलकर हमला करते हैं। तो इस प्रकार से इतना फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था, और कई साल तक, कहले कि करीब 3 साल तक चटगांव के शस्त्रागार को इन्होंने अपने नियंत्रण में रखा था। और उसी बीच में सूर्यसेन एक अस्थायी सरकार भी गठित करते हैं, और उस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति वो स्वयं बनते हैं, अर्थात सूर्यसेन उस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति बनते हैं। अंग्रेजी सत्ता इतनी ज्यादा परेशान होती है कि इनको पकड़ने के लिए इन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित करती है। पूरी पुलिस और सेना उनको पकड़ने में लग जाती है, लेकिन ये भेष बदलकर यहाँ से वहाँ वो भागते हैं और गुरीला तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहते हैं। उसी में महत्वपूर्ण है पाटिया, एक जगह है बंगाल में, वहां पे एक सावित्री देवी नाम की महिला होती है, विधवा महिला, उन्हीं के घर में काफी दिनों तक ये शरण लेते हैं। जब वहां पे शरण लिए हुए होते हैं तो इसकी सूचना अंग्रेजों को मिलती है। अब इसके लिए कैप्टन कैमरून को भेजा जाता है कि सूर्यसेन को पकड़ा जाए। कैप्टन कैमरून अपनी प्लाटून के साथ वहां पहुंचते हैं, अपनी टुकड़ी के साथ में पहुंचते हैं, लेकिन कई पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं और कैप्टन कैमरून भी इस घटना में मारा जाता है। उसके बाद ये अपना ठिकाना बदल देते हैं सूर्यसेन, और ठिकाना बदलकर उनका एक मित्र होता है नेत्रसेन, नेत्रसेन के यहाँ ये संरक्षण लेते हैं, वहां पे रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नेत्रसेन विश्वासघात करता है, वो इनके साथ धोखा करता है। अब धोखा वो किस कारण से करता है, शायद वो पैसे का लोभ में या किसी भी कारण से उसका एक लोभ या लालच आया होगा, वो धोखा देता है और सूर्यसेन के बारे में खबर कर देता है। इसका नतीजा होता है कि अंग्रेजी सेना और पुलिस आती है और सूर्यसेन को पकड़ लेती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये गिरफ्तारी होती है 16 फरवरी 1933 को। जब नेत्रसेन ऐसा विश्वासघात करता है तो IRA के सदस्यों के द्वारा उसकी भी अंततः हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या करने के बाद एक और जब सूर्यसेन गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं तो उनका एक दोस्त और सहयोगी जो कि IRA का होता है, जिसका नाम तारकेश्वर होता है, वो सूर्यसेन को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में तारकेश्वर को भी पकड़ लिया जाता है और अंततः दोनों ही व्यक्तियों को फांसी दे दी जाती है, और ये फांसी होती है 12 फरवरी 1934 में। इस चटगांव आर्मरी रेड केस में कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें इन 2 लोगों को फांसी दिया गया और कई लोगों को काले पानी की सजा भी दी गई थी, बहुत लोगों को आजीवन कारावास भी दिया गया था। तो इस प्रकार से IRA की जो गतिविधियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर पड़ने के बाद अब इसके द्वारा, इसके सदस्यों के द्वारा कुछ अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। दिसंबर 1930 में राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में अभी भी मौजूद है। वो सरकार का मुख्यालय है राइटर्स बिल्डिंग में, कलकत्ता में, अभी भी काफी फेमस जगह है। तो उस राइटर्स बिल्डिंग में IRA के जो सदस्य हैं वो घुस जाते हैं और पुलिसकर्मियों पे अंधाधुंध गोली चलाते हैं।
इसमें सीनियर, जूनियर और पुलिसकर्मी सहित कई पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं। इस घटना को अंजाम देते हैं विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। तो ये एक कार्रवाई हुई। उसके बाद एक महिला जो है प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दास, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होती है, IRA की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देती है। तो जब ये पकड़ी जाती है तो उसमें से प्रीति लता वाडेकर जो है वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है कि वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं आएंगी। दूसरी महिला होती है कल्पना दत्त, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इसके बाद शांति घोष और सुनिधि घोष एक DM की हत्या करते हैं। बीना दास वो एक दीक्षांत समारोह में गवर्नर जैक्सन की हत्या की कोशिश करते हैं और गोलीबारी उन पर करती है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जैक्सन की हत्या भी हो गई है, लेकिन कई जगहों पर दिया हुआ है कि प्रयास किया गया हत्या का। उसके बाद और भी ये तो IRA के द्वारा कुछ गतिविधियां संचालित की गई। सूर्य सेन गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें फांसी दी गई, तारकेश्वर जी की फांसी हुई, कई अन्य जो नेता है उनको भी धरपकड़ कर किया गया, उन्हें सजा सुनाया गया। तो इस प्रकार से IRA की गतिविधियां जो है सो खत्म हो जाती है। उस समय में दोस्तों और भी कई गतिविधियां हो रही थी। जैसे एक उदाहरण ले तो पंजाब में हरिकिशन नाम के एक व्यक्ति ने वहां के गवर्नर की हत्या का प्रयास किया। बंगाल में ही 1924 में वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं चार्ल्स टेगार्ड, बंगाल के, कलकत्ता के, उनकी हत्या का प्रयास होता है और वो प्रयास होता है गोपीनाथ शाह के द्वारा। तो ये जो छिटपुट घटनाएं हैं कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार से कई ऐसी छिटपुट घटनाएं हो रही थी उस समय पूरे देश भर में, जिसमें कि कहीं पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है, कहीं किसी अंग्रेज व्यक्ति पर हमला कर दिया जाता है, कहीं सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके की गतिविधियां काफी जोरों पे चल रही थी। हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं एक बेस तैयार करती हैं, वार्तालाप का, बातचीत का एक रास्ता तैयार करती है। और वो बातचीत होती है भारत की मुख्य धारा की जो पार्टी होती है कांग्रेस और अंग्रेजी सत्ता के बीच में। इस तरीके से इन्होंने क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे, जब उनका पूरा स्टार्टिंग से लेकर उनके अंत तक का हम जिक्र करेंगे। फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए और इस वीडियो को स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, खास करके उन स्टूडेंट्स तक जो BPSC या अन्य PCS या UPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।